सुबह का समय था। शहर धीरे धीरे अपनी रफ्तार पकड़ रहा था। सड़कों पर गाड़ियों की आवाजाही बढ़ने लगी थी। लेकिन शर्मा हाउस के अंदर आज अजीब सी खामोशी थी। डाइनिंग टेबल पर सब मौजूद थे, फिर भी माहौल सामान्य नहीं लग रहा था। सविता जी चुपचाप नाश्ता परोस रही थी। अनवी सामने बैठी थी, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। और ध्रुव, वो लगातार आर्यमान को ऑब्जर्व कर रहा था, बहुत ध्यान से, जैसे अब वह हर छोटी चीज नोटिस करने लगा हो। आर्यमान हमेशा की तरह शांत था। उसने धीरे से चाय का कप उठाया और बिना किसी जल्दबाजी के पीने लगा। ध्रुव अचानक बोला, तुम पहले कहाँ काम करते थे? टेबल पर हल्की खामोशी छा गई। अनवी ने धीरे से सिर उठाया। सवाल सीधा था, लेकिन आवाज सामान्य रखने की कोशिश की गई थी। आर्यमान ने कप नीचे रखा। क्यों? बस ऐसे ही पूछ रहा हूं। कुछ प्राइवेट फर्म्स में। कौन सी फर्म्स? इस बार कुछ सेकंड की चुप्पी रही। फिर आर्यमान शांत स्वर में बोला, छोटी कंपनियां थी, तुम नहीं जानते होगे। ध्रुव हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में मुस्कान नहीं थी। हो सकता है। अनवी अब दोनों को ध्यान से देख रही थी। वह समझ गई, ध्रुव अब सिर्फ मजाक नहीं उड़ा रहा। वह सच में कुछ पता लगाना चाहता है। और शायद पहली बार उसे आर्यमान से खतरा महसूस हो रहा था। करीब दोपहर के समय ध्रुव अपने ऑफिस में बैठा था। उसके सामने लैपटॉप खुला हुआ था। स्क्रीन पर कई पुराने रिकॉर्ड्स, कंपनी डेटा और सोशल प्रोफाइल्स खुले थे। लेकिन अजीब बात यह थी, आर्यमान के बारे में बहुत कम जानकारी मिल रही थी। ना कोई प्रॉपर वर्क हिस्ट्री, ना ज्यादा फोटोज, ना सोशल एक्टिविटी, जैसे किसी ने जानबूझकर उसकी जिंदगी मिटा दी हो। ध्रुव कुर्सी पर पीछे टिक गया। उसके चेहरे पर अब इरिटेशन के साथ क्यूरियोसिटी भी थी। तभी उसका दोस्त करण कमरे में आया। क्या हुआ? सुबह से डिटेक्टिव बने हुए हो? ध्रुव हल्का सा हंसा। तुम्हें कभी लगा कि कोई इंसान जितना दिखता है उतना एक्चुअली होता नहीं? करण सामने बैठ गया। मतलब? ध्रुव कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, आर्यमान। करण हंस पड़ा। तुम्हारे जीजा? अरे भाई वो तो नहीं। ध्रुव ने बीच में ही रोक दिया। कुछ अजीब है उसके बारे में। करण अब सीरियस हो गया। क्या? हर बड़ी जगह पर समहाउ उसका कनेक्शन निकल आता है। कोइंसिडेंस भी हो सकता है। एक दो बार होता तो मान लेता। ध्रुव धीरे धीरे आगे झुका। लेकिन पावरफुल लोग उसे देखकर जिस तरह रिएक्ट करते हैं वो नॉर्मल नहीं है। करण कुछ पल सोचता रहा, फिर बोला, तो पता करवा लो। ध्रुव की आंखों में हल्की चमक आई। यही बात वो खुद भी सोच रहा था। उधर उसी समय आर्यमान शहर के पुराने इलाके में एक छोटी इमारत के अंदर बैठा था। कमरे में सिर्फ दो लोग मौजूद थे। टेबल पर नक्शे, फाइल्स और एन्क्रिप्टेड डिवाइसेस रखे थे। सामने बैठा आदमी धीमे स्वर में बोला, शेखर के लोग अब ओपनली मूवमेंट्स शुरू कर रहे हैं। कहाँ? दिल्ली, मुंबई और जयपुर। आर्यमान शांत बैठा सुनता रहा। राजनीतिक सपोर्ट? स्ट्रॉन्ग। मिलिट्री? कुछ रिटायर्ड ऑफिसर्स जुड़ चुके हैं। कमरे में हल्की खामोशी फैल गई। आर्यमान की नजर सामने रखे नक्शे पर टिक गई। धीरे धीरे चीजें साफ होने लगी थी। शेखर सिर्फ इन्फ्लुएंस बिल्ड नहीं कर रहा था, वो स्ट्रक्चर बना रहा था। पावर स्ट्रक्चर। और अगर ऐसा था तो अगला कदम डेंजरस होगा। दादाजी क्या कर रहे हैं? वो अभी भी ओपनली सामने नहीं आना चाहते। आर्यमान हल्का सा मुस्कुराया। बहुत हल्का। मतलब हालात उम्मीद से ज्यादा खराब है। सामने बैठा आदमी चुप रहा, क्योंकि ये सच था। वीरेंद्र राठौर सिर्फ तब पीछे रहते थे जब उन्हें लगता था कि सामने वाला खेल बहुत बड़ा है। तभी टेबल पर रखा डिवाइस ब्लिंक हुआ। एक एन्क्रिप्टेड मैसेज आया था। आदमी ने उसे खोलते ही चेहरा गंभीर कर लिया। क्या हुआ? आर्यमान ने पूछा। हमारे एक सर्वेलेंस पॉइंट पर अटैक हुआ है। कैजुअलिटीज? दो लोग इंजर्ड हैं। आर्यमान की आंखों में ठंडापन उतर आया। और आदमी कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, अटैकर्स ने सिर्फ एक बात कही। कमरे की हवा अचानक भारी हो गई। क्या? उन्हें बोलना था। वह धीरे से बोला कि शेखर रेड्डी अब इंतजार नहीं करेगा। कुछ सेकंड तक कमरे में कोई आवाज नहीं आई। फिर आर्यमान धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसकी आंखों की शांति अब पहले जैसी नहीं थी। बहुत समय बाद उसके अंदर दबा हुआ पुराना इंस्टिंक्ट पूरी तरह जागने लगा था। सिक्योरिटी बढ़ाओ,
उसने शांत लेकिन सख्त स्वर में कहा। जी। और परिवार पर डिस्क्रीट नजर रखो। सामने वाला आदमी हल्का चौंका। आपको लगता है वो लोग? शेखर कभी सीधे हमला नहीं करता, आर्यमान ने बीच में ही कहा। वो प्रेशर क्रिएट करता है। उसने धीरे से टेबल पर रखी फाइल बंद की। और अगर उसे पता चल गया कि मैं वापस एक्टिव हो रहा हूं, उसकी आवाज धीमी हो गई, तो अगला निशाना मैं नहीं हूंगा। कमरे में बैठे दोनों आदमी तुरंत समझ गए वह किसकी बात कर रहा है। अनवी और उसका परिवार। शाम। अनवी अपने कमरे बैठी थी। उसके सामने वही पुरानी किताब खुली हुई थी जो उसे कल मिली थी। वह बार बार आखिरी लाइन पढ़ रही थी। कुछ युद्ध बंदूक से नहीं, खामोशी से लड़े जाते हैं। उसी समय दरवाजा खुला। आर्यमान अंदर आया। उसकी नजर तुरंत किताब पर गई। कुछ सेकंड दोनों चुप रहे। फिर अनवी धीरे से बोली, तुम आखिर किस तरह की जिंदगी जीते थे? आर्यमान ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस धीरे धीरे खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। बाहर आसमान में फिर बादल जमा होने लगे थे। अनवी उसकी पीठ को देखते हुए बोली, तुम्हारे आसपास हमेशा ऐसा लगता है जैसे कुछ होने वाला है। इस बार आर्यमान ने हल्का सा सिर झुका लिया। फिर बहुत धीमे स्वर में कहा, कभी कभी कुछ चीजें इंसान के पीछे नहीं छोड़ती। अनवी उसके जवाब को समझने की कोशिश करती रही, लेकिन उसी पल नीचे सड़क पर एक काली गाड़ी आकर रुकी। आर्यमान की नजर तुरंत उधर गई। उसकी आंखें हल्की सिकुड़ गईं, क्योंकि इस बार वो लोग उसके नहीं थे। कमरे की हवा अचानक भारी हो गई। आर्यमान खिड़की के पास बिल्कुल स्थिर खड़ा था। उसकी नजर नीचे सड़क पर रुकी हुई थी। काली गाड़ी घर के सामने शांत खड़ी थी। हेडलाइट बंद, खिड़कियां काली, इंजन चालू। इंजन चालू, जैसे अंदर बैठे लोग सिर्फ इंतजार कर रहे हो। अनवी ने भी नीचे देखा। फिर वही लोग? उसने धीरे से पूछा। आर्यमान ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें अब पूरी तरह सतर्क थीं। वह छोटी छोटी चीजें नोटिस कर रहा था। गाड़ी का नंबर, ड्राइवर की पोजीशनिंग, आसपास की मूवमेंट। कुछ सेकंड बाद उसने धीमे स्वर में कहा, नहीं, मतलब पहले वाले नहीं है। अनवी की भौहें हल्की सिकुड़ी। तुम्हें कैसे पता? इस बार आर्यमान चुप रहा। फिर उसने धीरे से पर्दा थोड़ा बंद कर दिया। तुम नीचे मत जाना। अनवी ने तुरंत उसकी तरफ देखा। उसकी आवाज पहली बार इतनी सीरियस लगी थी। क्यों? बस मत जाना। कमरे में कुछ पल की खामोशी फैल गई। फिर आर्यमान मुड़ा और बाहर निकल गया। अनवी उसे जाते हुए देखती रह गई। उसके कदम तेज नहीं थे, लेकिन इस बार उनमें हेजिटेशन भी नहीं था, जैसे उसने कोई फैसला ले लिया हो। नीचे ड्राइंग रूम में सन्नाटा था। सरिता जी अपने कमरे में थी और ध्रुव अभी तक घर में लौटा था। आर्यमान धीरे धीरे मुख्य दरवाजे तक पहुंचा। उसकी नजर फिर बाहर खड़ी गाड़ी पर गई। उसी समय गाड़ी का दरवाजा खुला। करीब 50 साल का एक आदमी बाहर उतरा। साफ सुथरा ग्रे सूट, चेहरे पर गंभीरता, आंखों में अनुभव। वो सीधे गेट तक आया। कुछ सेकंड तक दोनों सिर्फ एक दूसरे को देखते रहे। फिर उस आदमी ने बहुत हल्के से सिर झुकाया। आर्यमान सर? अनवी ऊपर से ये सब देख रही थी। उसका दिल धीरे धीरे तेज धड़कने लगा, क्योंकि ये तीसरी बार था जब किसी पावरफुल इंसान ने आर्यमान के सामने ऐसा व्यवहार किया। नीचे आर्यमान शांत स्वर में बोला, आप यहां क्यों आए हैं? आदमी ने आसपास नजर डाली। आज जरूरी है। फोन पर भी हो सकती थी। कुछ बातें सामने ही अच्छी लगती हैं। आर्यमान कुछ सेकंड चुप रहा। फिर बोला, 2 मिनट। दोनों गेट से थोड़ा दूर सड़क की तरफ चले गए। ऊपर बालकनी से अनवी उन्हें देख रही थी। वो शब्द नहीं सुन पा रही थी, लेकिन बॉडी लैंग्वेज समझ रही थी। सामने वाला आदमी सम्मान दिखा रहा था, और आर्यमान वह बिल्कुल अलग लग रहा था। उसकी चाल, उसका पोस्चर, उसकी आंखें, जैसे अचानक कोई दूसरा व्यक्तित्व बाहर आ गया हो। सड़क के किनारे हल्की हवा चल रही थी। आदमी धीमे स्वर में बोला, दिल्ली में हालात और खराब हो रहे हैं। मुझे रिपोर्ट्स मिल रही हैं। फिर भी आप शांत बैठे हैं। आर्यमान की नजर सामने सड़क पर थी। पैनिक करने से सिचुएशन नहीं बदलती। आदमी कुछ सेकंड चुप रहा। फिर बोला, शेखर अब ओपनली मूव्स कर रहा है। एक्सपेक्टेड था, लेकिन इस बार उसने आपका नाम लिया है। ये सुनते ही पहली बार आर्यमान की आंखों में हल्का बदलाव आया। कहाँ? इंटरनल मीटिंग में।
कमरे जैसी भारी खामोशी सड़क पर भी उतर आई। आदमी आगे बोला, उसे पता चल चुका है कि आप फिर से एक्टिव हो रहे हैं। आर्यमान ने धीरे से लंबी सांस ली। मैं एक्टिव नहीं हूं। आदमी हल्का सा मुस्कुराया। आप जैसे लोग चाहकर भी इनएक्टिव नहीं रह सकते। कुछ सेकंड दोनों चुप रहे। फिर आदमी ने धीमे स्वर में कहा, और एक बात, क्या परिषद के अंदर लीक अपर काउंसिल तक पहुंच चुका है? आर्यमान की आंखें हल्की सी कुड़ी। मतलब मामला उम्मीद से ज्यादा बड़ा था। अगर अपर काउंसिल कॉम्प्रोमाइज था, हाँ, तो अब किसी पर भी आसानी से भरोसा नहीं किया जा सकता। दादाजी क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि आप दिल्ली लौट आए। आर्यमान ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसकी नजर धीरे धीरे घर की तरफ गई। ऊपर बालकनी में खड़ी अनवी अब भी उन्हें देख रही थी। कुछ सेकंड तक वह उसे देखता रहा। फिर धीरे से बोला, अभी नहीं। आदमी ने गंभीर स्वर में पूछा, और अगर देर हो गई तो? इस बार जवाब आने में थोड़ा समय लगा। तो मैं खुद संभाल लूंगा। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उसमें ऐसा कॉन्फिडेंस था जो सामान्य लोगों में नहीं होता। आदमी समझ गया, फैसला बदलने वाला नहीं है। उसने धीरे से सिर झुकाया, जैसा आप सही समझे। फिर वह वापस गाड़ी की तरफ चला गया। कुछ सेकंड बाद काली गाड़ी धीरे धीरे सड़क से गायब हो गई। ऊपर कमरे में अनवी अब भी खिड़की के पास खड़ी थी। उसके दिमाग में लगातार सवाल घूम रहे थे। आर्यमान आखिर कौन था? क्यों इतने पावरफुल लोग उसे जानते थे? और सबसे बड़ा सवाल, वो ये सब उससे छुपा क्यों रहा था? पीछे दरवाजा खुला। आर्यमान वापस कमरे में आया। कुछ सेकंड दोनों के बीच खामोशी रही। फिर अनवी धीरे से बोली, अब क्या बताओगे? आर्यमान ने उसकी तरफ देखा। क्या? कि वो लोग कौन थे? कुछ पुराने जानने वाले। अनवी हल्का सा हंसी, लेकिन इस बार उसकी आवाज में फ्रस्ट्रेशन थी। तुम्हारी जिंदगी में हर चीज पुरानी और सामान्य क्यों होती है? आर्यमान चुप रहा। अनवी धीरे धीरे उसके करीब आई। तुम जानते हो सबसे अजीब बात क्या है? उसने सीधे उसकी आंखों में देखा। तुम कभी डरते नहीं हो। कमरे में कुछ सेकंड की खामोशी फैल गई। फिर आर्यमान बहुत धीमे स्वर में बोला, डरता हूं। फिर दिखता क्यों नहीं? उसकी आंखें कुछ पल के लिए बदल गईं, जैसे अंदर दबा हुआ कोई दर्द बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। क्योंकि उसने धीमे स्वर में कहा, कुछ लोगों को डर दिखाने की इजाजत नहीं होती। अनवी उसके चेहरे को देखती रह गई। पहली बार उसे महसूस हुआ कि आर्यमान सिर्फ कोई रहस्य नहीं छुपा रहा, वह खुद को रोक रहा है, किसी वजह से, किसी बहुत बड़ी वजह से। उसी रात शहर के बाहरी इलाके में एक पुरानी इमारत, कमरे के अंदर कई लोग बैठे थे। टेबल पर नक्शे और कुछ फोटोग्राफ्स फैली हुई थी। उनमें से एक फोटो पर लाल निशान बना था, आर्यमान की तस्वीर। सामने कुर्सी पर बैठा शेखर रेड्डी धीरे धीरे उस फोटो को देख रहा था। फिर उसने शांत स्वर में पूछा, उसके परिवार के बारे में पूरी जानकारी मिल गई? एक आदमी ने सिर झुकाया, जी। और उसकी पत्नी? नॉर्मल बैकग्राउंड। शेखर कुछ सेकंड चुप रहा। फिर बहुत धीमे स्वर में बोला, हर मजबूत इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी उसका परिवार होता है। कमरे में बैठे बाकी लोग खामोश हो गए, क्योंकि वे समझ गए थे खेल अब धीरे धीरे व्यक्तिगत होने वाला है। कहानी कैसी लगी कमेंट में बताना, और मुझे और कैसी कैसी कहानियाँ बनानी चाहिए ये भी कमेंट में ज़रूर बताना। कहानी को सुनने के लिए धन्यवाद, और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।